हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सोशल साइंस क्लास 10 और चैप्टर का नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206 CE। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेसर्स ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर या डायनेस्टी। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि अशोका के सक्सेसर ने कैसे रूल किया था और किस प्रकार से जो मौर्य डायनेस्टी थी उसका अंत हुआ। फॉर 50 ईयर्स आफ्टर अशोका, अशोका के 50 साल बाद इसके जो सक्सेसर थे वो वीक थे, वो कंटिन्यू रूल करते रहे। कमज़ोर शासक हम बोल सकते हैं। अशोका के जो सक्सेसर्स थे वो कैपेबल नहीं थे, वो वीक थे और उन्होंने 50 साल तक रूल किया। अशोका के बाद कुणाल बिकेम किंग। जो कुणाल था वो राजा बना। हु हैड बीन डिस्क्राइब्ड एज धर्मा विवर्धना, जिसको कि धर्मा विवर्धना के नाम से जाना जाता था दिव्य वंदना में। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी के अकॉर्डिंग जालोग वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर। जो जालोग था वो कश्मीर का शासक हुआ करता था एट दैट टाइम। अकॉर्डिंग टू तारानाथ के अकॉर्डिंग अशोका का जो बेटा था वीर सेना हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट रूलर बना गांधार का। एज कुणाल वॉज ब्लाइंड, क्योंकि जो कुणाल था वो अंधा था, तो मगध का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसके बेटे के हाथ में था, कुणाल के बेटे के हाथ में, जिसका नाम था संप्राति। कुणाल का जो बेटा दशरथ ऑल्सो रूल ओवर मगध। दशरथ ने भी मगध पर शासन किया एंड ही हैड गिवन द नागार्जुन केव, और इन्होंने नागार्जुन केव जो थी उसके डिपेंडेंट्स को दे दी दान में, चैरिटी के अंदर। बृहदत्ता वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर। क्वेश्चन आपका बुक में भी दे रखा है कि हु वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर, और ये बोर्ड में भी पूछा जाता है कि लास्ट मौर्यन रूलर कौन था। तो बृहदत्ता जो था वो लास्ट मौर्यन रूलर हुआ करता था। और इसके जो ब्राह्मण मंत्री थे, इसका जो ब्राह्मण मंत्री जिसका नाम था पुष्यामित्र सांगा, इसने बृहदत्ता को मार दिया और सांगा डायनेस्टी को उन्होंने मगध के अंदर स्टैब्लिश किया। देन फिर आता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो सारा था आपका मौर्य रूलर्स के बारे में, कैसे उन्होंने शासन किया था, और लास्ट रूलर कौन था मौर्य का, बृहदत्ता था। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था। इसके बारे में भी बोर्ड में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर आपका इसमें बताया गया है कि जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम जो सबसे पहले इंडिया के अंदर आया था वो मौर्यन पीरियड के दौरान ही आया था या इस्टेब्लिश किया गया था। इवन आफ्टर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ किंग, हालांकि जो सारी पावर थी या पावर का जो सेंट्रलाइजेशन था वो राजा के हाथ में था। ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक, लेकिन वो ऑटोक्रेटिक नहीं था। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है निरंकुश, यानी वो सब लोगों के लिए काम करता था, सबके वेलफेयर के लिए काम करता था, और जो भी निर्णय लेता था वो सलाह मशवरा करके लेता था। तो वो ऑटोक्रेटिक नहीं था, निरंकुश नहीं था। कौटिल्य हैज़ डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट्स। कौटिल्य ने स्टेट के 7 कंपोनेंट्स बताए, यानी कि स्टेट को बनने के लिए 7 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। ये 7 चीज़ें होंगी तभी स्टेट बनेगा, वरना नहीं बनेगा कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य ने बताया जो 7 कंपोनेंट्स हैं वो हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गा, कोशा, सेना एंड मित्र। ये 7 जो है ये होने चाहिए किसी स्टेट को बनाने में। द किंग यूज अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, और जो राजा है वो चीफ मिनिस्टर को और प्रीस्ट को अपॉइंट करता है। उनको अच्छे से चेक करने के बाद, उनके कैरेक्टर की चेकिंग करने के बाद या उनकी क्वालिफिकेशन को चेक करने के बाद ही जो राजा है वो अपॉइंट करता था चीफ मिनिस्टर और प्रीस्ट को। और इस प्रोसेस को उपधा परीक्षण, दीज पीपल यूज टू बी डिग्निफाइड मेंबर्स, और ये जो लोग होते थे वो काफ़ी डिग्निफाइड मेंबर्स हुआ करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा देयर वॉज ऑल्सो अ परिषा मंत्रणा,
एक परीक्षा मंत्रणा भी हुआ करती थी, विच वॉज ऑल्सो फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि एक फॉर्म हुआ करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो ये तो था मौर्यन एम्पायर के बारे में कि कौटिल्य के अनुसार स्टेट के जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं, और वो होता है जिसको राजा, अमित्या, जनपद, दुर्गा, कोशा, सेना और मित्रा कहा जाता है। यानी इन 7 के होने पर ही स्टेट बनता है। और राजा जो था वो चीफ मिनिस्टर और प्रीस्ट बनाने से पहले या इसको अपॉइंट करने से पहले उनके चरित्र और उनकी योग्यताओं को पहले जांचता था, चेक करता था, उसके बाद ही वो उनको चीफ मिनिस्टर या प्रीस्ट अपॉइंट करता था। और इस प्रोसेस को उपाधा परीक्षणा कहते थे। और साथ ही में एक परीक्षा मंत्रणा भी होती थी, जो कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक रूप हुआ करती थी। तो ये सारा था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देन फिर आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 18 डिपार्टमेंट्स होते थे, जिसको कि तीर्था कहा जाता था। हैव बीन मेंशन इन कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया 18 डिपार्टमेंट्स के बारे में, जिसको कि तीर्था कहा जाता था। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्था इज नोन एज महामत्या, और जो प्रेसिडेंट होता था इन तीर्था का उसको महामत्या कहा जाता था, महामत्या। और मिनिस्टर, प्रीस्ट, कमांडर और प्रिंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थास होते थे। 18 डिपार्टमेंट्स को तीर्था बोला गया है, और हर तीर्था का एक प्रेसिडेंट होता था जिसे महामत्या कहा गया है। और जो इम्पॉर्टेंट जो तीर्थास थे वो मंत्री, जैसे मिनिस्टर बोलते हैं, या प्रीस्ट, पुरोहित, कमांडर, सेनापति या प्रिंस, युवराज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थास हुआ करते थे। देन क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज समर्था। समर्था क्या होता है, या कौन होते हैं समर्था, या इनका काम क्या होता है समर्था का। तो जो समर्था होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें और इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखें, और साथ में एनुअल बजट को प्रिपेयर करें। तो ये वर्क ऑफ समर्था है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं, अगर वो समर्था पूछा जाता है तो इसमें आप लिख सकते हैं समर्था इज अ पर्सन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्ट रेवेन्यू and keep record of income and expenditure and prepare annual budget। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समर्था का काम क्या है, समर्था क्या काम करता है। तो ये इसमें काम बता दिया, और समर्था कौन होते हैं तो वो मैंने अभी आपको बता दिया कौन होते हैं समर्था। देन फिर आता है सनिधता। सनिधता बोलते हैं ट्रेजरर को। ट्रेजर मतलब होता है खजांची। These were responsible for building treasuries, और ये जो सनिधता हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेजरी को बिल्ड करने में, साथ में ग्रेनरीज को बनाने में। अलग अलग पार्ट, किंगडम के अलग अलग पार्ट के अंदर। तो सनिधता का मेन काम क्या है, ट्रेजरी, खजांची बोला गया है। और खजांची चाहे वो खजाने का हो, जिसके अंदर उनको खजाना के लिए बिल्डिंग्स वगैरह बनानी होती हैं, ग्रेनरीज के लिए बनानी होती हैं। और 26 डिपार्टमेंट had have been mentioned in economy, और 26 डिपार्टमेंट बताए गए हैं इकोनॉमी के अंदर, विच इंक्लूड, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो इसमें आ जाते हैं आपके कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर, खजांची बोला जाता है। देन फिर आता है तीताध्यक्षा, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और पानी अध्यक्षा जो कि ट्रेड से बिलोंग करते हैं, एंड सूत्राध्यक्ष ये टेलरिंग एंड वीवरिंग के अंदर आ जाते हैं, एंड लून अध्यक्ष ये स्लॉटर हाउस से रिलेटेड होते हैं। स्लॉटर हाउस मतलब बूचड़ खाना जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। एंड विविध अध्यक्ष ये पेस्चर लैंड से बिलोंग करते हैं। एंड लक्षण अध्यक्ष ये इशूइंग करेंसी, ये करेंसी वगैरह इशू करने का काम करते हैं। मुद्रा अध्यक्ष एंड पौतव अध्यक्ष, बंधन अध्यक्ष, अटविका हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं इसको इंक्लूड किया गया है किंगडम्स के अंदर, या इनके 26 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बताया गया इकोनॉमिक्स के अंदर।
और इसमें कौन कौन से अध्यक्ष आ गए, जैसे कि कोषाध्यक्ष हो गया, सीता अध्यक्ष हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पानी अध्यक्ष हो गया, पान्याध्यक्ष एंड सूत्राध्यक्ष एंड लूनाध्यक्ष एंड विविधता अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष एंड पत्वाध्यक्ष एंड बंधन नगर अध्यक्ष एंड अद्विका, ये सारे बता दिए। इसमें ये सारे 26 डिपार्टमेंट होते हैं, और भी कई डिपार्टमेंट है, तो ये मेन डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं। फिर इसके अलावा युक्ता एंड उपायुक्ता, युक्ता एंड उपायुक्ता ये लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, युक्ता एंड उपायुक्ता, और ये महामत्या के कंट्रोल में होते हैं। एंड हेड्स, महामत्या और हेड के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि ये लोग जो काम करते हैं वो महामत्या और हेड के कंट्रोल में करते हैं। तो ये तो था आपका सन्निधता, कौन किस किस के खजांचे हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स के कौन कौन मालिक है, वो उसमें बताया गया है। और सन्निधता तो मेन ट्रेजरर से है, खजांचे से रिलेटेड है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग डिपार्टमेंट से ये बताए गए हैं। एंड फिर आता है आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसमें बताया गया है कि जो अशोका के शासनकाल के अंदर 5 प्रोविंसेस हुआ करते थे मगध किंगडम के अंदर। 5 प्रोविंसेस इंक्लूड होते थे अशोका के रेन के अंदर, अशोका के शासनकाल में। मगध किंगडम के अंदर कौन कौन से हो गए, उत्तरापथ हो गया, और अवंती राष्ट्र हो गया, कलिंगा, दक्षिण पथ एंड मध्य देश, 5 थे। इनको उस समय इनकी कैपिटल बता रखे हैं। उत्तरापथ की तक्षशिला थी, और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी, और कलिंगा की तोशाली थी, दक्षिण पथ की स्वर्ण नगरी एंड मध्य देश की पाटलिपुत्र। तो ये 5 प्रोविंसेस थे जो कि अशोका के शासन के दौरान मगध किंगडम के अंदर शामिल होते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ रॉयल ऑफिसर्स, और जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो रॉयल ऑफिसर्स के हाथ में था, जिसे कि कुमारा कहा जाता था। यानी कि जो भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी काम होते थे वो रॉयल ऑफिसर्स के थ्रू होते थे, जिनको कि कुमारा कहा जाता था, या उनको आर्यपुत्र भी कहते थे। रॉयल ऑफिसर्स को कुमारा एंड आर्यपुत्र कहा जाता था, और यही प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू अहर एंड विश्या, और जो प्रोविंसेस थे फिर बाद में इनको डिवाइड कर दिया गया अहर एंड विश्यास के अंदर। अहर और विश्यास डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, विच इज़ यूज टू बी अंडर टू कंट्रोल द विश्यावती, और ये किसी कंट्रोल में है, विश्यावती के कंट्रोल में होती थी। तो विश्यावती क्या काम करता था, वो जो अहर और विश्या जो डिस्ट्रिक्ट कहलाता था, डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, उस पर उसका कंट्रोल हुआ करता था। स्थानिक कौन था, स्थानिक वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एंड ही यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समर्था, और ये समर्था के कंट्रोल में था। एंड गोपा यूज टू बी हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो गोपा है इसको कहा जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एंड ही इज़ यूज टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 विलेज, और ये 10 गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम करता था। तो गोपा कौन हो गया, गोपा हेड होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी जो सबसे छोटी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव की, उसका हेड होता है गोपा, और जो गोपा होता है वो 10 गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम करता है। एन ऑफिसर कॉल प्रदेशत्री, और जो ऑफिसर जिसे कि प्रदेशत्री कहा जाता था, ऑल्सो यूज टू फंक्शन अंडर द समर्था, और ये भी काम करता था समर्था के अंडर में। ही यूज टू चेक द वर्क ऑफ स्थानिक, और साथ में वो जो स्थानिक थे उनके काम को चेक किया करता था। इसके अलावा गोपाज एंड विलेज ऑफिसर्स के काम को भी चेक किया करता था। तो प्रदेशत्री कौन था, प्रदेशत्री अगर आपसे पूछा जाए तो ही वॉज अ पर्सन who used function under the samarthas, and he used to check the working of स्थानिक, गोपास एंड विलेज ऑफिसर्स। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि समर्था के अंडर में काम करता था, और साथ ही साथ ये स्थानिक, गोपास और विलेज ऑफिसर्स के काम को भी चेक किया करता था। तो ये तो था आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था। बस इसमें आपको क्या याद करना है कि अशोका के शासनकाल के अंदर 5 प्रोविंसेस हुआ करते थे, जिनमें उत्तरापंथ, अवंतिका के
कलिंगा, दक्षिण पथ और मध्य देश इंक्लूड हुआ करते थे, या उनके बारे में बताया गया है। ये 5 प्रोविंसेस थे जो अशोका के रेन के दौरान थे मगध किंगडम में। और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ करता था वो रॉयल ऑफिसर्स के हाथ में होता था, उसको कि कुमारा और आर्यपुत्र कहा जाता था। और प्रोविंसेस जो थे उसको डिवाइड किया गया था अहर और विश्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड जिसको कि बाद में विच इज़ यूज टू बी अंडर, जो कि विश्यापति के कंट्रोल में हुआ करता था। स्थानिक कौन था? स्थानिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था जो कि डिस्ट्रिक्ट का, एंड ही यूज टू, और वो क्या करता था कि वो समर्था के कंट्रोल में काम किया करता था। एंड गोपा कौन है? गोपा एक स्मॉलेस्ट यूनिट का हेड हुआ करता था, और ये साथ में 10 गांवों के जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालने का काम करता था। प्रदेशश्री कौन था? प्रदेशश्री एक ऑफिसर था जो कि समर्था के अंडर में काम करता था, और वो स्थानिक गोपाज और विलेज ऑफिसर्स के काम को चेक किया करता था। तो इसमें अलग अलग दे दिया, इसमें पूछा जा सकता है आपसे 1 मार्क्स के अंदर कि हु वॉज प्रदेशश्री, हु वॉज गोपा, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। हु वॉज स्थानिक, या व्हाट वॉज द फंक्शन ऑफ स्थानिक, या व्हाट वॉज द फंक्शन ऑफ गोपा। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। तो ये तो था आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देन फिर आता है आपका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर के अकॉर्डिंग जो कि मैगस्थनीज थे, ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंडल, जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हैंडल करने का काम होता था काउंसिल का। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंडल्ड बाय द काउंसिल, बाय अ काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स, और काउंसिल के अंदर 30 मेंबर्स हुआ करते थे, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटी, और उन 30 मेंबर्स को डिवाइड कर दिया गया था 6 कमिटी के अंदर। देयर वर 5 मेंबर्स इन ईच कमिटी, और हर कमेटी के अंदर 5 मेंबर हुआ करते थे। द फर्स्ट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल। अब जो 5 कमिटीज थी इनके फंक्शन अलग अलग होते थे। तो जो सबसे पहली कमेटी थी वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी कि वो इंडस्ट्री और स्कल्पचर रिलेटेड फंक्शन को मॉनिटर करें। इंडस्ट्री और स्कल्पचर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको मॉनिटर करने का काम जो था वो फर्स्ट कमेटी का था। और जो सेकंड कमेटी थी वो क्या काम करती थी? वो लुक आफ्टर करती थी फॉरेनर्स का लुक आफ्टर करती थी। और जो थर्ड कमेटी थी यानी फॉरेनर्स रिलेटेड काम करती थी। और जो थर्ड कमेटी थी वो रिकॉर्ड रखती थी बर्थ एंड डेथ का। थर्ड कमेटी का क्या काम था? रिकॉर्ड रखना बर्थ एंड डेथ का। और जो फोर्थ कमेटी थी वो क्या काम करती थी? फोर्थ कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये व्यापार और वाणिज्य के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और जो लास्ट कमेटी है फिफ्थ कमेटी, ये क्या काम करती थी? ये मॉनिटर किया करती थी सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, उसको मॉनिटर करने का काम करती थी। और जो सिक्स्थ कमेटी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी कलेक्ट करने के लिए 1/10 पार्ट ऑफ द सेल, जो भी बिकता है उसका 1/10 पार्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के रूप में या सेल टैक्स के रूप में ये 1/10 पार्ट को कलेक्ट किया करती थी। तो 6 कमेटी बना दी गई हैं। तो जो ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज थे उन्होंने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया एक काउंसिल के रूप में, और काउंसिल के अंदर 30 मेंबर्स थे जिसको डिवाइड किया गया 6 कमेटीज़ के अंदर। और जो 5 मेंबर थे वो ईच कमेटी के अंदर आते थे। और इन 6 कमेटियों का अलग अलग काम हुआ करता था। जो पहली कमेटी थी वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी इंडस्ट्री और स्कल्पचर को मॉनिटर करने के लिए। दूसरी कमेटी थी वो फॉरेनर्स को लुक आफ्टर करती थी। एंड जो थर्ड कमेटी थी वो रिकॉर्ड रखती थी बर्थ एंड डेथ का। एंड फोर्थ कमेटी थी वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। और फिफ्थ कमेटी थी वो मॉनिटर किया करती थी सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स का। एंड जो सिक्स कमेटी थी वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी 1/10 पार्ट ऑफ द सेल, जो भी बेच रहे हैं उसका 1/10 पार्ट सेल टैक्स के रूप में लेने के लिए। तो ये 6 कमेटी थी, 6 कमेटी का अलग अलग काम था। तो ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बताया गया था, सिटी में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। देन फिर आता है मिलिट्री सिस्टम। मिलिट्री सिस्टम के अंदर भी इन्होंने एक आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के पर्पज से देयर वाज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था विच वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 कमेटी। तो यानी कि मिलिट्री सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए या ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए
एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, और इसको भी इन्होंने डिवाइड किया था 6 कमिटीज़ के अंदर। और ये जो 6 कमेटी थी, वैसे जैसे आपने अभी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखा था, तो जो 6 कमेटीज़ थी उसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे, यानी टोटल 30 मेंबर्स हो गए। एंड दीज कमेटीज़ यूज्ड, और ये जो कमेटी थी वो क्या काम करती थी, अलग अलग जो 5 डिपार्टमेंट्स थे आर्मी के, उनको लुक आफ्टर किया करती थी। अब 5 डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट आ गए हैं, ये कमेटी जो थी क्या काम करती थी कि वो लुक आफ्टर करती थी 5 डिपार्टमेंट्स को। और 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें आते हैं पैदल में सोल्जर्स ऑन फुट, जो पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं वो। अश्व में जो सोल्जर्स ऑन हॉर्स, जो घोड़े पर सवार होते हैं सोल्जर्स, तो वो अश्व के अंदर आते हैं। देन हाथी के अंदर सोल्जर्स ऑन एलिफेंट, जो भी सोल्जर्स एलिफेंट पर सवार होते हैं या उस एलिफेंट पर बैठ के लड़ाई लड़ते हैं, तो वो हाथी के अंदर आते हैं। रथा मीन्स होता है घोड़ा, बग्गी हम इसको बोलते हैं। तो रथ आप लोग जानते भी होंगे, रथ के अंदर सोल्जर्स ऑन चैरेट, तो चैरेट वही होती है बग्गी जो होती है घोड़ों की, उसके ऊपर सोल्जर्स लड़ाई लड़ते हैं। एंड नेवल फोर्स, और लास्ट में आती है पानी वाली सेना जो समुद्र में लड़ाई लड़ती है, तो वो नेवल फोर्स हो गई। तो 5 इसमें इंक्लूड हो गए, पैदल, अश्व, हाथी, रथ एंड नेवल फोर्स। और ये जो 5 डिपार्टमेंट है, इसको लुक आफ्टर करने का काम ये कमिटीज़ करती हैं, और हर कमेटी के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, टोटल 6 कमेटी होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतपाल कौन है? हु वॉज अंतपाल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अंतपाल? तो अंतपाल एक ऑफिसर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इशू रिलेटिंग टू मिलिट्री मैनेजमेंट, कि वो मिलिट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू रिलेटेड टू मिलिट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अंतपाल। अंतपाल वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, अंतपाल जो है वो ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर रीजन को ऑर्गेनाइज करना और मॉनिटर करना, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज की इंडिका के अकॉर्डिंग, चंद्रगुप्त मौर्य हैड अ ह्यूज आर्मी, उसकी एक बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी, जिसके अंदर 6 लाख सोल्जर्स हुआ करते थे ऑन फुट, 50,000 हॉर्समैन हुआ करते थे, 9,000 एलिफेंट्स होते थे एंड 800 चैरिट्स होते थे। तो ये इन्होंने आर्मी बताई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी बड़ी आर्मी हुआ करती थी, और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो मैगस्थनीज की इंडिका के अंदर दिया गया है। इंडिका किताब का नाम है मैगस्थनीज की, जो उसने मैगस्थनीज ने लिखी थी। देन फिर आता है जुडिशियल सिस्टम, उनकी न्याय व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। द किंग यूज्ड टू बी सुप्रीम हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जो राजा हुआ करता वो सुप्रीम हेड हुआ करता था जुडिशियल सिस्टम का, यानी राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता था। विलेज कोर्ट वर प्रेजेंट ऑन द लोअर लेवल, और जो विलेज कोर्ट हुआ करते थे उनको लोअर लेवल पर प्रेजेंट होते थे, इन विच जिसके अंदर जो ग्रामीणी और ग्राम वृद्धा यूज्ड टू बी जजमेंट। ग्राम वृद्धा भी बोल सकते, मतलब बूढ़े जो लोग थे, जो काफ़ी एजेड लोग थे, वो लोग ग्राम के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो लोग जजमेंट किया करते थे, और विलेज कोर्ट को सबसे लोअर कोर्ट के रूप में माना जाता। संग्रहण द्रोणामुख ये कोर्ट थे लोकल और जनपद लेवल पे, तो संग्रहण लोकल लेवल हो गया और द्रोणामुख जनपद लेवल हो गया। ऑल द अबव ऑफ दीज, और ये सारे के सारे, देयर वर अ सेंटर ऑफ कोर्ट पाटलिपुत्र, एक सेंट्रल कोर्ट भी था पाटलिपुत्र के अंदर। इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम द ग्राम संघ के अलावा और राजा के दरबार के अलावा, ऑल द अदर कोर्ट्स वर 2 टाइप्स, बाकी जो कोर्ट हुआ करते थे वो 2 प्रकार के होते थे। एक तो था धर्मस्थ्या और दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थ्या के अंदर जो जजमेंट देने का काम था वो 3 धर्मास्था के हाथ में हुआ करता था, जो कि एक्सपर्ट हुआ करते थे रिलीजियस साइंस के अंदर, और व्यवहारिक
व्यवहार के अंदर, और 3 अमत्यास हुआ करते थे। तो इसमें बता रखा है कि जो काम था जजमेंट का वो धर्मस्थास के हाथों में हुआ करता था, जो कि एक्सपर्ट हुआ करते थे रिलीजियस साइंस के लिए। और व्यवहारिक रिलीजियस साइंस मतलब कि धर्म विज्ञान से रिलेटेड है, और व्यवहारिक यानी व्यवहार कुशल हुआ करते थे। और 3 अमत्यास भी होते थे इनके अलावा। धर्मस्थया यूज टू बी टाइप ऑफ कोर्ट। धर्मस्थया एक इस प्रकार का कोर्ट हुआ करता था, केसेस एसोसिएटेड विद थेफ्ट। और इस प्रकार के कोर्ट में चोरी चकारी के ज़्यादातर केसेस आया करते थे, चोरी लूटपाट, और इसको सहास भी कहते थे। वह ऑल्सो प्लेस इन धर्मस्थया कोर्ट विच वर ऑल्सो नोन एज सहास, और सहास कहा जाता था, जो कि प्रेजेंट हुआ करते थे उस समय धर्मस्थया के धर्मस्थया कोर्ट में। केसेस एसोसिएटेड विद द अब्यूसिंग, और इसके अंदर जो केसेस आते थे वो गाली गलौज के या डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड आते थे, बीटिंग मारने से रिलेटेड, एंड वर ऑल्सो प्लेस्ड इन सीज कोर्ट्स। और ये सब इन कोर्ट्स के अंदर उसको रखा जाता था, विच वर कॉल्ड वाग पुरुष्य, जिसको कि वाग पुरुष्य कहा जाता था, और या उसको दंड पुरुष्य कहते थे। देन फिर आता है कंटक शोधन। तो ये जो व्यवहार से रिलेटेड है, या जो भी चोरी चकारी से रिलेटेड है, बेइज्जती करने से रिलेटेड, वो व्यवहार में आ गया आपका, या मारने पीटने से रिलेटेड है, तो वो धर्मस्थया के अंदर आता था। और इसको भी अलग अलग जगह पे बांटा जाता था, जैसे अब्यूसिंग डिसरिस्पेक्ट यानी किसी के साथ गाली गलौज करना, या डिसरिस्पेक्ट करना, किसी का आदर ना करना, तो वह प्लेस इन दीज कोर्ट्स, इनको रखा जाता था, विच वॉज कॉल्ड, जिसको कि हम वाग पुरुषा या दंड पुरुषा कहते थे। वाग पुरुषा यानी किसी को गाली गलौज करी तो वो वाग पुरुषा में आ गया, और दंड पुरुषा मतलब किसी को मारा पीटा है तो वो दंड पुरुषा में आ गया। तो इस टाइप के जो केसेस थे वो धर्मस्थया के अंदर सॉल्व किए जाते थे। देन फिर आता है कंटक शोधन। कंटक शोधन, दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स, और ये सारे क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करते थे। 3 प्रदेश 3 और 3 प्रदेश 3 और 3 अवंत्यास, तीनों ने हाथ मिलाकर काम किया करते थे, या साथ मिलकर काम करते थे, एंड सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड रिस्पेक्टिव पर्सन। और साथ में ये जो भी मतभेद या कोई भी डिस्प्यूट हुआ करता था स्टेट और रिस्पेक्टिव पर्सन के बीच में, उसको दूर करने का काम किया करते थे। द सिटी मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामंत्र, और जो सिटी का मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसको व्यवहारिक महामंत्रा कहा जाता था। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसको रज्जु कहा जाता था। द चाणक्याज वर 4 मेन ऑर्गेन्स, और चाणक्य के 4 मेन ऑर्गेन्स हुआ करते थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र एंड शोषण। धर्म मतलब हो गया रिलीजन, व्यवहार मतलब हो गया बिहेवियर हम व्यवहार को ही बोलते हैं, चरित्र मतलब कैरेक्टर हो गया, एंड शासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये कंटक शोधन ने दे दिया उसमें कि इस टाइप के कोर्ट के अंदर, ये क्रिमिनल कोर्ट था, और इस टाइप के कोर्ट के अंदर 3 प्रदेश 3 होते थे और 3 अमित्यास होते थे, और दोनों मिलकर काम किया करते थे, मतलब सब मिलकर काम करते थे, और जो भी लड़ाई झगड़े होते थे उनको सॉल्व किया करते थे स्टेट के अंदर और किसी रिस्पेक्टिव पर्सन के अंदर। मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामंत्रा, और सिटी के जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उनको व्यवहारिक महामंत्रा कहा जाता था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड रज्जुक, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको रज्जुक कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, चाणक्य के अकॉर्डिंग देयर आर 4 मेन ऑर्गेन्स, 4 मेन ऑर्गेन्स हुआ करते थे ऑफ लॉ के, जिसमें कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और एडमिनिस्ट्रेशन, चारों चीज़ें शामिल की जाती थी। तो ये मेन 4 ऑर्गेन्स हुआ करते थे। तो ये तो था आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट फिर आता है आपका मौर्यन सोसाइटी। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल सिस्टम, और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सोशल सिस्टम की मौर्यन पीरियड के बारे में टैक्स से, जो कौटिल्य है इनके अर्थशास्त्र से, और मैगस्नीज की इंडिका से। तो यानी कि इनके समाज के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र
और मैगेसनीज की इंडिका से मिलती है। कौटिल्य हैज़ रिगार्डेड वर्णाश्रम, जो कौटिल्य है उनको जाना जाता है वर्णाश्रम सिस्टम के लिए, क्योंकि उन्होंने वर्णाश्रम सिस्टम को बेस रखते हुए समाज को बांटा था। कौटिल्य हैज़ ऑल्सो मेंशन, और जो कौटिल्य है उन्होंने ये भी बताया था अबाउट ऑक्यूपेशन के बारे में, कि उन 4 वर्ण के क्या क्या काम हुआ करते थे, कौन से वर्ण थे और उन चारों वर्ण के क्या क्या काम हुआ करते थे। 4 वर्ण जो थे उनके, वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। इनके अलावा फ्रॉम दीज 4 वर्ण, इन 4 वर्ण के अलावा और भी कई कास्ट के बारे में बताया, जिसमें कि निषाद, पार्श्व, व्रतकर, कायस्थ, विदेहक, सूत, चंडाल एटसेट्रा, ये सारी इन्होंने कास्ट बता रखी हैं। ये 4 वर्ण हैं जिनको कि काम के अकॉर्डिंग बांटा गया था। इनके अलावा भी कास्ट है। मैगेसनीज है डिवाइडेड, और लेकिन जो मैगेसनीज थे इन्होंने सोसाइटी को 7 कास्ट के अंदर बांटा था। तो कौटिल्य ने तो 4 वर्णों और उसके अलावा और भी उन्होंने कई कास्ट बताई थी, जो उसमें इन्होंने नाम दे दिया है। रत्कर है एंड कायस्थ है, विदेहक हैं, पार्श्व हैं, निषाद हैं। तो ये तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग है। मैगेसनीज ने सोसाइटी को डिवाइड किया था 7 कास्ट के अंदर, और वो अपनी इंडिका किताब के अंदर उन्होंने इसको लिखा था, और जिसके अंदर दार्शनिक, सो की फिलोसफर कहा जाता है, किसान, फार्मर, कारीगर, शिल्पी, क्राफ्टमैन, स्कल्पचर, शिल्पी यानी कि क्राफ्टमैन और स्कल्पचर दोनों आ गए, मूर्ति बनाने वाला, सैनिक, सोल्जर एंड निरीक्षक, इंस्पेक्टर, सभासद, शासक, मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये इन्होंने 7 कास्ट में बांटा था। 7 कास्ट कौन कौन से हो गए? दार्शनिक, किसान, कारीगर, शिल्पी और सैनिक, निरीक्षक एंड सभासद एंड शासक। तो ये इनकी 7 कास्ट हुई मैगेसनीज के अकॉर्डिंगली। इन हिज क्लासिफिकेशन मैगेसनीज इग्नोर्ड द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, और अपने क्लासिफिकेशन के दौरान जो मैगेसनीज थे उन्होंने नज़रअंदाज किया, यानी कि इग्नोर मतलब है नज़रअंदाज करना, डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, कास्ट के डिफरेंसेस को, कलर को एंड ऑक्यूपेशंस को। ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड के दौरान द कंडीशन ऑफ वुमेन कैन नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री। हम औरतों की जो स्थिति है उसको संतुष्टपूर्ण नहीं बता सकते हैं, संतोषजनक नहीं बता सकते हैं, बट स्टिल दे वर इन बेटर पोजीशन, बल्कि वो बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर हुआ करती थी एज कम्पेयर टू स्मृति पीरियड के कंपैरिजन में। यानी कि जो औरतों की स्थिति वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, एंड दे वर अलाउड टू रीमैरी, उनको ये परमिशन, वो पुनर्विवाह करने की उनको परमिशन थी, एंड परफॉर्म नियोगा, और नियोग भी वो कर सकती थी, यानी बिना शादी के भी वो रह सकते थे। तो ये उस समय के औरतों की कंडीशन के बारे में बताया गया था कि हम उन्हें केवल संतोषपूर्ण ही नहीं बल्कि अच्छी पोजीशन बताएंगे औरतों की, और स्मृति पीरियड के कंपैरिजन में कि वो दोबारा से रीमैरी कर सकती थी, और या उनकी इच्छा के अनुसार होता था कि वो शादी करना चाहती हैं या वो बिना शादी के रहना चाहती हैं। तो ये था आपका मौर्य सोसाइटी के बारे में, ये मौर्य एम्पायर के बारे में इसमें बताया गया। तक्षशिला, ये पूरा मौर्य एम्पायर शो कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें मोस्टली सारा इंडिया इंक्लूड हो चुका है, केवल ये हिमालयन रीजन ऊपर वाला हिस्सा छोड़ करके, द ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ करके बांग्लादेश का हिस्सा भी आ रहा है, और नीचे से साउथ वाला जो हिस्सा है इसको छोड़ करके। तो ये सारा मौर्यन एम्पायर है। इसमें कैपिटल दे रखी है मौर्यन एम्पायर की। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र कहाँ है, तो ये बिहार के अंदर पाटलिपुत्र। तोशाली कहाँ है, ये आपका उड़ीसा के अंदर। और स्वर्ण नगरी कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा जा गया, तो याद करना है। तक्षशिला ये कहाँ आ गया, आपका बाहर चला गया पाकिस्तान में। ये सारे क्या हैं, कैपिटल है मौर्यन एम्पायर के। और प्रोविंशियल कैपिटल्स जो आपका जो आता है संगा डायनेस्टी, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो पढ़ाया है उसको पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।